सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। मराठा साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फैक्ट्स आज तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सभी फैक्ट्स को, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद मराठा साम्राज्य फिर से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इस बात की मैं दावा करता हूँ। मराठा साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। मराठा साम्राज्य का यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं इसके जस्ट बाद अपलोड करूँगा। इसमें आप कम्प्लीटली शिवाजी के बारे में, भोसले वंश और ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। फिर उसके बाद जो शिवाजी के बाद के वंश आते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग समझते हैं, मराठा साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो जितनी भी मैं अपलोड करता हूं या जितनी भी अपलोड कर चुका हूं वो सभी चीज़ों का फ़ायदा आपको हो सके। तो चलिए जानते हैं मराठा साम्राज्य। सबसे पहला पॉइंट है, 17वीं शताब्दी में स्थापित हुए मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई और इसका जो संस्थापक थे वह शिवाजी थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ। इस ईयर को आप याद रखेंगे, शिवाजी के बर्थ ईयर को। और कहाँ पे हुआ? तो शिवनेर दुर्ग जो जुन्नार के पास था वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। यह भी एग्जाम में आता है, इसे भी याद रखें। और माँ का नाम तो विशेषता याद रखें क्योंकि आता ही आता है। तो शिवाजी के माँ का नाम जीजाबाई था और उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। अगला पॉइंट देखिए कि शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में हुआ, जन्म 1627 में, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह जो है वह 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर इनके साथ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे। शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, वह शिवाजी के माताजी के साथ नहीं रहते थे। वह जो है उस अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे। इस कारण जीजाबाई ने अपने जीवन का शेष भाग अपने पुत्र शिवाजी के साथ एक परित्यक्त नारी की तरह बिताया, अर्थात शिवाजी की माँ का उन्होंने परित्याग कर दिया था। इसीलिए शिवाजी की माँ शिवाजी के साथ एक जो है वो परित्यक्त नारी के रूप में अलग से जीवन बिताई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था। यह आप जरूर याद रखें, क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माँ जीजाबाई का सर्वाधिक असर पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, जीजाबाई देवगिरी के जमींदार यादव राव की पुत्री थी। शिवाजी की जो माँ थी जीजाबाई, वह देवगिरी की जागीरदार यादव राव की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनके दादा कोंडदेव का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। कोंडदेव जो उनके गुरु थे वो उनके दादा थे और उनका काफ़ी प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु धारकारी संप्रदाय के गुरु रामदास थे। यह भी क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो गुरु रामदास। अगर कोंडदेव ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग रामदास पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गुरु रामदास के प्रभाव से शिवाजी का आध्यात्मिक आचरण निर्मित हुआ, अर्थात आध्यात्मिक जितने भी उनके आचरण या व्यवहार था वह गुरु रामदास की कृपा से शिवाजी का निर्मित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गुरु रामदास से शिवाजी को राष्ट्र प्रेम की भावना एवं देवता पूजन, गौ पूजन, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा मिली। यह जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान होते हैं यह शिवाजी को गुरु रामदास से मिला, जिसके अंतर्गत राष्ट्र प्रेम की भावना, देवता का पूजना, गौ, ब्राह्मण आदि धर्म आदि की रक्षा करना, इन सब की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापित करना था। शिवाजी का जो उद्देश्य था वह था कि एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि शिवाजी ने हिंदू पादशाही अंगीकार किया और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। तो यहाँ से इनकी उपाधि को आप याद रखेंगे, हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि किसको मिली थी? शिवाजी को। और कौन सी पद को वह धारण किए? तो पादशाही को। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के पिता शाहजी ने उन्हें पूना की जागीर सौंप दी और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने लगे। शिवाजी के पिता जो शाहजी थे वह शिवाजी को पूना की जागीर दे दिए
और खुद जो है वह बीजापुर रियासत में जो है वहाँ पे शासन करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अपने प्रथम सैन्य अभियान के तहत शिवाजी ने 1643 ईस्वी में दक्षिण में स्थित बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी का जो पहला सैन्य अभियान था, अर्थात पहला जो सैन्य कार्यवाही किए जो 1643 ईस्वी में किए थे, इसमें वह दक्षिण में स्थित बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1644 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोड़न नामक पहाड़ी किले पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि किले से लूटे धन की सहायता से शिवाजी ने रायगढ़ नामक अपना एक किला बनाया। रायगढ़ नामक किला का संबंध किससे है? तो शिवाजी से, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अप्रैल 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपना राजधानी बना लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने किसको अपना राजधानी बनाया? तो रायगढ़ को। यह आता है एग्जाम में शिवाजी की राजधानी का नाम। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1656 ईस्वी में जावली की विजय शिवाजी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जावली का विजय जो 1656 में किया, यह शिवाजी की जो है वह मुख्य उपलब्धि में से गिनी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए सितंबर 1665 ईस्वी में अपने योग्य सेनापति अफजल खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। यहाँ से अफजल खां का नाम जरूर याद रखेंगे। इसे किसने भेजा? तो इसे भेजा बीजापुर के सुल्तान ने। और जब शिवाजी की शक्ति काफ़ी बढ़ने लगी थी तो 1665 ईस्वी में जो है वह बीजापुर के सुल्तान अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को पराजित करने हराने के लिए भेजा। शिवाजी ने अपने बघनखा से अफजल खां की हत्या कर दी। जो रखता है जो अपना जो अस्त्र होता है जो छुपा के रखा हुआ रहता है कई सारे राजा या फिर जो भी, उसी तरह से शिवाजी भी अपने पास रखे थे। कुछ छल कपट वाली बातें हुई थी जिसके बावजूद शिवाजी ने अपने बघनखा से उस अफजल खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है कि दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने अप्रैल 1663 ईस्वी में शिवाजी पर आक्रमण किया तो शिवाजी ने उसके हाथ की उंगलियां काट उसे भाग खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। दक्षिण के मुगल सूबेदार जो शाइस्ता खां थे वह भी 1663 में शिवाजी पर आक्रमण किया था, लेकिन शिवाजी ने उसके हाथ की उंगलियां काटकर उसे भगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सूरत को शिवाजी ने पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा। यह भी क्वेश्चन बनता है कि सूरत को शिवाजी ने कब पहली बार लूटा? तो 1664 ईस्वी में, और उसके बाद दूसरी बार वह 1679 ईस्वी में लूटा। अर्थात शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 में और 1679 में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। यह एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन करें कि पुरंदर की संधि। यह पूछता है कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच। और या तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में शिवाजी को जयपुर भवन जो आगरा में था उसमें कैद कर लिया था। उनके बेटे संभाजी को एक शर्त समझौता के तहत मुगल सेवा में रख लिया था। औरंगजेब ने क्या किया? तो 1666 ईस्वी में शिवाजी को जो है जयपुर भवन जो आगरा में है वहाँ पर कैद कर लिया और उनके बेटे संभाजी को एक शर्त के अनुसार एक बॉन्ड बना के मुगल सेवा में रख लिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जयपुर भवन की कैद से शिवाजी 16 अगस्त 1666 ईस्वी को फरार हो गए, भाग निकले। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग जो बीजापुर का था को जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट के हाथों करवाया। यह पॉइंट आता है एग्जाम में कि उनका राज्याभिषेक किसने किया था, तो यह आप याद रखेंगे। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उनका राज्याभिषेक रायगढ़ में जो है वो काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट के हाथों करवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्री गंगा भट्ट महाराष्ट्र के सम्मानित ब्राह्मण थे जो काफ़ी समय से वाराणसी में प्रवास कर रहे थे, अर्थात रह रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी की मृत्यु मात्र 53 वर्ष की अवस्था में 3 अप्रैल 1680 को हो गई। उनकी मृत्यु का ईयर आप याद रखेंगे, 3 अप्रैल 1680। नेक्स्ट है राज्याभिषेक के साथ ही शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही को नारा दिया और छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक यह 3 उपाधि धारण किए। नाम याद रखेंगे, छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक और तीसरा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, ये तीनों उपाधि शिवाजी की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी के राज्याभिषेक के ठीक 12 दिनों के बाद ही उनकी मां जीजाबाई का देहांत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी महान विजेता व कुशल प्रशासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है अपने शासन के संपूर्ण अधिकार शिवाजी स्वयं अपने हाथों में सुरक्षित रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी द्वारा छापेमार शैली में किया गया आक्रमण विख्यात है। तो यहाँ से आता है क्वेश्चन कि छापेमार शैली को किसने विख्यात किया?
तो शिवाजी का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी ने मराठी को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। उनकी राजकीय भाषा क्या थी? तो मराठी, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा लागू की गई कर व्यवस्था पर आधारित थी। जो मलिक अंबर ने जो कर व्यवस्था लागू किया था उसी के अनुसार शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के रूप के प्रयोग की शुरुआत की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग की शुरुआत किसने करवाया? तो शिवाजी ने। जो रस्सी या फिर दूसरी चीज़ों से जो मापने की जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शिवाजी के किले के सुरक्षा के जो अधिकारी होते थे वह कौन सब होते थे? तो उनका नाम देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है सरे नौबत जो किले की सेना का नेतृत्व करता होते थे। दूसरा है हवलदार जो किले के आंतरिक व्यवस्था की सुरक्षा अधिकारी होते थे। तीसरा है सबनीश जो किले के अर्थव्यवस्था के अधिकारी एवं भंडार व पत्र व्यवहार की देखरेख करता था। अगला पॉइंट देखते हैं कि शासन कार्यों में सहायता हेतु शिवाजी के 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करें। अष्टप्रधान का संबंध किससे है या किस राजवंश से है? तो मराठा से या फिर शिवाजी, जो शासक का नाम पूछे तो शिवाजी से, जिसमें 8 मंत्रियां होते थे। इसमें पेशवा का पद सर्वाधिक सम्मानित और महत्वपूर्ण होता था। इसमें जो पेशवा 8 मंत्रियों में जो पेशवा का पद होता था वह सबसे सम्मानित और महत्वपूर्ण होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अष्टप्रधान यानी शिवाजी के जो मंत्री परिषद होते थे उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। पहला होता था सबसे प्रधान पेशवा जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। यह संपूर्ण राज्य के प्रशासन व अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। दूसरा होता था सरे नौबत जिसे सेनापति कहा जाता था जो सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता था। तीसरा होता था अमात्य जिसे राजस्व मंत्री कहा जाता था जो राज्य के आय व्यय और लेखा जोखा को रखता था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं। चौथा होता था वाक्यान्वीस जो सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह विभागों के प्रधान व अध्यक्ष होता था। पांचवा होता था चिटनीस जो पड़गनों के हिसाब किताब की जांच करता था, राजकीय पत्रों को पढ़ना व उनकी भाषा शैली को समझता था। छठा होता था सुमंत जो दबीर होता था, विदेश मंत्री होता था। सातवां होता था पंडित राव जो राज्य की धार्मिक व्यवस्था की देखरेख करता था, जनता के आचरण सुधारता था, दान का प्रबंध करता था एवं धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। और आठवां सबसे लास्ट होता था न्यायाधीश जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो यह अष्टप्रधान मंत्रियों की सारी लिस्ट है, आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि शिवाजी के शासनकाल में कुल उपज का 33% भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। शिवाजी का जो टैक्स था वह 33% शुरू में था, बाद में इसे 40% बढ़ा के कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी नामक नवीन कर लगाया। यह 2 कर बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में आता है कि चौथ और सरदेशमुखी कर किसने लगाया, तो आप शिवाजी का नाम याद रखेंगे इससे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चौथ जो कर था उसके अंतर्गत की बातें जानते हैं। चौथ क्या था? तो किसी पड़ोसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले उस क्षेत्र की आय का चौथा हिस्सा शिवाजी वसूलते थे। न मिलने पर उस राज्य पर उनकी सेना आक्रमण कर देती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरदेशमुखी यह कर ऐसा कर था जो अन्य राज्यों को 1/10 भाग होता था। इस कर का दावा कर शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ अर्थात देशमुख राजा साबित करना चाहते थे। यह दोनों कर आप समझ लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संत हुए थे शिवाजी के काल में, उसका नाम आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत हुए थे ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव हुए थे। इन्हें महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। ये मराठी भाषा साहित्य के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने भगवत गीता एवं भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से विख्यात मिला। तो ज्ञानेश्वरी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नामदेव, यह भी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत आते हैं के नाम में आते हैं। तो नामदेव इन्होंने बरकड़ी संप्रदाय की स्थापना की। बरकड़ी संप्रदाय के संस्थापक थे नामदेव। इनके आराध्य देव पांढरपुर के विठोबा या विट्ठल विष्णु के थे, अर्थात जो विट्ठल विष्णु भगवान होते हैं उनको मानते थे। बरकड़ी संप्रदाय में विठेबा या विट्ठल की उपासना ही मूल से की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि एकनाथ, ये भी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे एकनाथ, इनके बारे में भी जानते हैं। तो एकनाथ जो थे वो महाराष्ट्र के विख्यात संत थे जिन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक एक टीका लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है तुकाराम, यह भी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। इन्हें अभंग भक्ति परक काव्य का ज्योतिपुंज माना जाता है। इनकी लिखी भक्तिपूर्ण कविताओं को अभंग नाम से ख्याति मिली थी। नेक्स्ट थे रामदास, इनका भी नाम बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें महाराष्ट्र का अंतिम महान संत कवि माना जाता है रामदास को। इनकी रचनाओं और उपदेशों के संकलन का नाम
दसबोध है, तो दसबोध और रामदास को आप याद रखेंगे लिंक करके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मराठा राज्य में गांवों में मुकदमों का निपटारा गांव के पंचायत का पटेल करता था। अब देखते हैं मराठा की कैसी शासन व्यवस्था थी। तो उसमें जो गांव में कोई भी मुकदमा होता था उसका निपटारा कौन करता था, तो पंचायत का जो पटेल होता था वो। नेक्स्ट पॉइंट है अपील का अंतिम न्यायालय हाजिर मजलिस था। जो अंतिम का जो मेन कोर्ट होता था, सबसे हेड कोर्ट, उसको हाजिर मजलिस उसको कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी की सेना 3 भागों में बटी हुई थी। कौन कौन सा, तो पहला था पागा सैनिक जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, दूसरा है सिलाहदार सैनिक जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, और तीसरा पैदल सेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी के मृत्यु के समय उनकी सेना में 45,000 पागा सैनिक और 60,000 घुड़सवार और लगभग 1 लाख पैदल सैनिक थे। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुए पुरंदर संधि की कुछ मुख्य शर्तें, क्योंकि यह संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है यह संधि। अगर मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले पुरंदर संधि से क्वेश्चन बनता है। इसलिए क्या थी पुरंदर संधि, उसके बारे में जानते हैं, क्या सब उसमें शर्तें थी। तो इसमें जो शर्तें थी वो पहला शर्त थी कि शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए और मात्र 12 किलों पर शिवाजी का अधिकार स्वीकार किया गया। नेक्स्ट था कि मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंच हाजिरी मनसब और एक जागीर देने का आश्वासन दिया। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने मुगलों को बीजापुर के खिलाफ सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। नेक्स्ट पॉइंट कि शिवाजी के संबंध में यह विख्यात है कि मुगलों द्वारा जयपुर भवन में कैद किए जाने के बाद वे चतुराई पूर्वक मिठाई की टोकरी में बैठकर कैद से फरार हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि शिवाजी ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करवा दिया था और सैनिकों व अधिकारियों को नगद वेतन देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी ने लगान व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने हेतु राज्य के 16 प्रांतों में राज्य को बांट दिया था। यह भी आप याद रखेंगे। और अगला पॉइंट है कुछ ये भी आप याद रखें, वो ये जितनी भी संधियां हुई है मराठा के समय में, उन संधियों को मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए ले लिया है, क्योंकि आप इस पर नज़र दौड़ाएंगे, क्योंकि संधि से क्वेश्चन कभी ना कभी आते हैं वनडे एग्जाम में। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। 1775 में हुई थी सूरत की संधि, 76 में हुई थी पुरंदर की संधि, 79 में हुई थी बरगांव की संधि, 82 में हुई थी सालाबाई की संधि। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखें। 1802 में हुई थी बसिन की संधि, ये भी पूछता है बेसिन की संधि। उसके बाद 1803 में हुई थी देवगांव की संधि। यह तीनों आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और स्लाइड है, इसे आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे देख सकते हैं। तो यह इसमें आता है 1803 में हुई थी सुरजी अर्जुन गांव की संधि, 1804 में हुई थी राजापुर घाट की संधि, 1816 में हुई थी नागपुर की संधि, यह भी आता है एग्जाम में। 1817 में हुई थी ग्वालियर की संधि, 1817 में हुई थी पूना की संधि, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1818 में मंदसौर की संधि। ये सभी संधि आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे दोबारा देख सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और इस तरह से कंप्लीट होती है मराठा साम्राज्य का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में शिवाजी के बाद वाली वंश के बारे में हम लोग बताएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।